अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो टेस्ट की डिस्कशन के साथ हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। तो हम चैप्टर नंबर 2 के सेकंड टेस्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आज। लेकिन इससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें नोट कर लें कि किसी भी टेस्ट का मकसद आपको एक मेजर एग्ज़ाम के लिए तैयार करना होता है। और टेस्ट में चूंकि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हम फिज़िक्स नहीं पढ़ते, हम फिज़िक्स नहीं पढ़ाते, हम तो सिलेबस पढ़ाते हैं। तो आपको जो टेस्ट मिलना है वो आपके सिलेबस के मुतालिका है, उसी में से सवाल आने हैं। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस पर गौर करें किस टॉपिक से मुतालिक है, उसमें क्या बात पूछी हुई है। जो बात पूछी है क्या उसका ताल्लुक किसी फार्मूले से है, किसी इक्वेशन से है, किसी डायग्राम से है। अगर है तो वो बना के एक्सप्लेन करें। खास तौर पे जब पूछा गया हो कि किसी चीज़ को कम कैसे करना है, ज़्यादा कैसे करना है, कोई शय किस पे डिपेंड करती है, तो वो ऐसी बातें फार्मूले से एक्सप्लेन हुआ करती हैं। तो आप सोचें कि आपने समझाना है अगले बंदे को। तो जब आप समझाने के लिए से लिखेंगे फिर आप डिटेल लिखेंगे और वाज़े तक तौर पे क्लियर करके लिखेंगे। उस वक्त तक ना छोड़ें जब तक आपको बात समझ ना आ जाए। आपको समझ आ जाएगी, पढ़ने वाले को भी, देखने वाले को, सुनने वाले को भी फिर समझ आ जाएगी। इसलिए सियाने कहते हैं कि इबादत करते हुए हर दफ़ा यूं करें जैसे पहली दफ़ा कर रहे हैं या जैसे आखिरी दफ़ा कर रहे हैं। हर इम्तहान ये समझ के दें कि ये पहली दफ़ा का इम्तहान है, या ये समझ के दें कि ये आखिरी दफ़ा का इम्तहान है, दोबारा पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना। दिलजमी के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें और दिलचस्पी के साथ काम करें। मज़ा भी तब भी आता है, आउटपुट भी तब भी आती है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जनाब, हाउ मैक्सिमम टार्क कैन बी प्रोड्यूस्ड। हाउ टार्क कैन बी मैक्सिमाइज्ड। टार्क को मैक्सिमम करना है तो आप सोचें कि टार्क किस पे डिपेंड करता है। जिस पे डिपेंड करता है उसको ज्यादा कर दें तो ज्यादा हो जाएगा, तो जिसके साथ इनवर्स रिलेशन है उसे कम करें तो ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी टार्क के फॉर्मूले की। क्या फार्मूला है जनाब टार्क का? टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो जनाब क्या हुआ कि टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अगर आप ये फार्मूला लिख रहे हैं तो आपको सिंपली ये कहने की जरूरत है कि मोमेंट आर्म को मैक्सिमम कर दें और फोर्स को मैक्सिमम कर दें, टार्क मैक्सिमम हो जाएगा। मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। या आर एफ साइन थीटा, आप गए आर पिवट से फासला मैक्सिमम करें, फोर्स मैक्सिमम करें, आर और एफ के दरमियान एंगल ऐसे कर दें कि जवाब मैक्सिमम आए। थीटा 90 होगा तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो टार्क मैक्सिमम हो जाएगा। फार्मूला लिख के बताएंगे तो नंबर मिलेंगे पूरे, वरना तत्तु थम्बू ही होगा और थोड़े से नंबर ही मिलेंगे। उसके बाद जनाब आली क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जनाब? A body is at rest. रेस्ट में है बॉडी, साकन है, स्टेशनरी है। व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इट? कौन सा ये इक्विलिब्रियम है? बॉडी रेस्ट में है तो बेटा जी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। पहली बात तो ये हो गई। और क्या पूछा हुआ है? कौन सी कंडीशन या कंडीशन है जो ये फुलफिल करेगा, इसे करना चाहिए इस हालत में रहने के लिए। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सिग्मा एफ इक्वल टू 0 भी हो सकता है और सिग्मा टा इक्वल टू 0 भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो सकती है। तो जनाब या पहली कंडीशन या फिर दूसरी कंडीशन कोई भी हो सकती है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये जनाब वाली दूसरा हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जनाब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जब आप एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं फिर आपको लगता है कि ये तो सौखा ही है, लेकिन आप छोटी छोटी बातें मिस कर देते हैं। वेक्टर का निशान कभी मिस कर दिया, ये तो हालांकि मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए। तीसरा जी, थर्ड क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में डिफरेंशिएशन कीजिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सिग्मा एफ इक्वल टू 0 होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिग्मा टा इक्वल टू 0 होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी रोटेट करता है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से। इसमें लीनियर एक्सेलरेशन 0 होता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। तीन डिफरेंस तो कम से कम हो गए ना।
इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है, इसमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व है। तो जनाब ये भी फर्क हो गया जनाब। तो तीसरा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन हो गया। चौथे नंबर पे चलें, क्वेश्चन 4, हाउ टार्क कैन बी मिनिमाइज। लो जी वो पहले क्वेश्चन का ये सीक्वल आ गया, पार्ट 2। टार्क को मिनिमाइज करना है, टाई इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, मूवमेंट आर्म से फासला जीरो, सॉरी पिवट से फासला फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन तक का जीरो कर दीजिए, यानी मूवमेंट आर्म जीरो कर दें, फोर्स जीरो कर दें और थीटा जीरो कर दें, टार्क जीरो हो जाएगा। यानी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पिवट से गुजरे तो मूवमेंट आर्म जीरो हो जाएगा और टार्क जीरो हो जाएगा। लो जनाब अली टार्क मिनिमाइज हो गया। फार्मूला लिख के बताना है हजूर। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बॉडी इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, रोटेट कर रहा है, कौन सा इक्विलिब्रियम है। अक्सर लोग लिख देते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, नहीं डायनामिक तो है लेकिन डायनामिक में तो आगे दो टाइप्स हैं, रोटेटिंग यूनिफॉर्मली तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, सिग्मा टाई इक्वल टू जीरो, ओनली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी, जहां पे फर्स्ट कंडीशन का कोई काम नहीं है। तो जनाब उसके बाद आ गया जी छठा, क्या कहता है छठा क्वेश्चन, कितने गया जी, ये देखिए जनाब, डिफाइन मूवमेंट आर्म हमने डिफाइन किया हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये मूवमेंट आर्म आ गया। कितनी वैल्यू होगी मूवमेंट आर्म की, अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पिवट में से गुजरेगी तब मूवमेंट आर्म हो जाएगा जी जीरो। सातवां आ गया लो जी, इज इट पॉसिबल टू ऐड वेक्टर टू स्केलर क्वांटिटी, क्या वेक्टर को स्केलर में ऐड करना जरूरी है, पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि वेक्टर और स्केलर दो डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं। ऐड करते हुए एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज अपने जैसी फिजिकल क्वांटिटीज में ही ऐड हो सकती हैं। उसके बाद जनाब आली आठवां क्वेश्चन जनाब क्या है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड टू बी ओरिएंटेड, दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर कैसे मिलाए जाएंगे। ये जनाब आली एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। वेक्टर ए वेक्टर बी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर अगर होगी तो ये ट्राइएंगल इक्विलेटरल ट्राइएंगल बनेगी। एंगल सारे ये 60 के होंगे। तो ये दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करना है। इनको कॉमन ओरिजिन पे लेके आना पड़ेगा, एक वेक्टर को उठा के यहाँ पे ले जाइए। लो जनाब ये आ गया जी 120 एंगल बनेगा दो वेक्टर्स के दरमियान, तब ये पॉसिबिलिटी है। नौवां जनाब आली, नौवां क्या कहता है कि अगर कोई एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो क्या वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है, नहीं, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड तो उसका जीरो नहीं है। अगर सारे कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तब वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो है ना। अब एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड तो जीरो नहीं है तो ओवरऑल वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं हो सकती। 10वां जनाब आली क्या कहता है, दो वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, कैन देयर सम बी जीरो। जनाब आली अगर दो वेक्टर्स का सम जीरो करना है तो इनको इक्वल और मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट होना पड़ेगा। अनइक्वल वेक्टर्स कम से कम 3 होंगे तो रिजल्टेंट जीरो होगा। अनइक्वल वेक्टर 2 रिजल्टेंट जीरो कभी भी नहीं दे सकते। टेस्ट सॉल्व करते हुए ध्यान रखा करें, आपने जो पढ़ा हुआ है उसी में से आया होता है। थोड़ी दिमाग की बैटरी चार्ज करके बैठा करें और अच्छी तरह तैयारी करके बैठा करें। थैंक यू वेरी मच।